Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and we have already completed 19 parts of the lecture series of daily 10 questions and this is part 20. मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये 20 पार्ट्स दोबारा देखें ताकि आपके प्रीवियस ईयर के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं प्लस उनके साथ साथ रिलेटेड उनके कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 एजर्शन और रीजन पे बेस्ड है जिसमें हमें क्या बोला गया है, The Union budget for 10 and 11, 2010 or 11 had begun the process of fiscal consolidation with a partial withdrawal of stimulus measure. और इसका रीजन क्या दे रखा है, that there was a clear evidence of economic recovery in the country. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टिमुलस मेजर का मतलब होता क्या है। मींस कि हम इस तरीके के मेजर्स ले रहे हैं जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, बूस्ट हो रही है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये असर्शन और रीजन करेक्ट है दोनों, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे सबसे पहले कि फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे गवर्नमेंट की फिस्कल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, जो क्या इंडिकेट करता है कि हमारे फिस्कल डेफिसिट कम हो रहे हैं। मींस हमारा फिस्कल डेफिसिट कब होता है, जब बजट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होगा बजट रिवेन्यू के। मींस हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और वो चीज़ जब हमारी इम्प्रूव हो रही है तो क्या ये शो करता है कि हमारी जो फिस्कल हेल्थ है वो भी क्या ही इम्प्रूव हो रही है, हमारी इकोनॉमी की फिस्कल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। इम्प्रूव टैक्स रिवेन्यू रियलाइजेशन एंड बेटर अलाइन एक्सपेंडिचर आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन एज द फिस्कल डेफिसिट रीचेस एट अ मैनेजेबल लेवल। हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, हमारा टैक्स रिवेन्यू इंप्रूव हो रहा है प्लस हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो बेटर अलाइन हो रहा है। मींस गवर्नमेंट एक बेटर एक्सपेंडिचर कर पा रही है। ये दोनों ही कंपोनेंट है फिस्कल कंसोलिडेशन के, और ये क्या शो करता है कि हमारी फिस्कल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो हमारा जो एजर्शन था वो यही था, जो यूनियन बजट है 10-11 वो बिगन हुआ है विद द प्रोसेस ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन विद द पार्शियल विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस मेजर। उन्होंने पार्शियली विड्रॉल किया और हमारी क्या हो रही है, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट हो रही है, हमारी इकोनॉमी रिकवर हो रही है। तो इसका रीजन बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, इससे रिकवर हो रही है। अब आपके पास जो कोट्स गिवन है उसमें क्या गिवन है कि हमें कौन सा मानना है कि दोनों सही हैं और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी ऑप्शन क्या है हमारा कि ए करेक्ट है आर इनकरेक्ट है, और डी ऑप्शन क्या है हमारा आर करेक्ट है और ए इनकरेक्ट है। तो अब हमने असर्शन और रीजन दोनों पढ़ लिए और हमें क्या पता चल गया कि हाँ उस असर्शन का रीजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फिस्कल कंसोलिडेशन शो करता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है। अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन कोर्स। ये चार हमें रिपोर्ट दे रखी है जिसमें हमारी पहली कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम है, दूसरी हमारी है रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्स, थर्ड है हमारी 13th फाइनेंस कमीशन जो 2010-15 में आया था, ये गिवन है ऑलरेडी इसमें, फोर्थ है हमारे इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स रिपोर्ट ऑफ अ सर्वे। अगर आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, जैसे हम पढ़ते हैं और हमें नहीं पता होता कईयों के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो हम ऑप्शंस में बेटर ऑप्शन चूज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ ऑप्शन देखें तो हमें क्या लगता है कि सबसे लेटेस्ट कौन सी आई है, 13th फाइनेंस कमीशन आई है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। और अगर हम कोड देखें तो कोड में हमें यही गिवन है कि लास्ट में सिर्फ एक ही है ऑप्शन बी जिसमें जो है थर्ड ऑप्शन लास्ट में आ रहा है। मीन्स हमारी सबसे लास्ट रिकमेंडेशन ये थी। लेकिन उससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि कौन सी रिफॉर्म या कौन सी कमेटी कब आई थी। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारी कमेटी आई थी, कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम, ये कमेटी आई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के.एन. राज, और कब आई थी, 1972 में आई थी। और किस लिए आई थी, टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। एग्रीकल्चर वेल्थ पे कितनी टैक्सेशन लग रही है या बाकी एस्पेक्ट्स में इनकम कितनी है। नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्स, वो आई थी 2010 में। मतलब हमने 2010 में ये इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अगर आपको कोई लेटेस्ट पूछे कि लेटेस्ट जो रिपोर्ट है डायरेक्ट टैक्स की वो कब सबमिट करनी है, तो वो अभी 31 मई को सबमिट करनी है।
करनी है, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी ने ये बात बोली है। थर्ड जो हमारी 13th फाइनेंस कमीशन, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 10 और 15 में आई थी। और हमारे इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स रिपोर्ट ऑफ सर्वे, ये बुक थी जो 1957 में लिखी गई थी। सबसे पुरानी हमारी है इंडियन टैक्स रिफॉर्म रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे। उसके बाद हमारी कौन सी है, कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेल्थ। उसके बाद क्या है, रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्स। और सबसे लेटेस्ट है हमारा 13th फाइनेंस कमीशन। तो कौन सा कोड हमारा करेक्ट है, कोड बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पुराना हमारा इंडियन टैक्स, फिर हमारी कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद हमारी टास्क फोर्स, और उसके बाद सबसे लेटेस्ट 13th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ना क्वेश्चन देख के ही आंसर पता करना पड़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि हर किसी को ईयर याद रहना बहुत मुश्किल वाला काम है, किसी को ईयर याद नहीं रह सकते एकदम से। तो ऑप्शन से चूज करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट फिट बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इन ए कम्पिटिटिव मार्केट ए टैक्स ऑन वेज इनकम फॉल्स होली ऑन लेबर। एक कम्पिटिटिव मार्केट है और अगर वेज इनकम पे टैक्स लग रहा है तो वो लेबर पे कंप्लीटली लगेगा। ऐसा कौन सी सिचुएशन होगी जब लेबर पे कंप्लीटली वो टैक्स लगेगा। ऑप्शन ए क्या है, लेबर सप्लाई इज इन इलास्टिक। ऑप्शन बी क्या है, लेबर सप्लाई इज इलास्टिक। ऑप्शन सी क्या है, लेबर सप्लाई हाईली इलास्टिक है। और ऑप्शन डी क्या है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट हैज इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। हम प्रोडक्ट की डिमांड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लेबर सप्लाई की से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अगर हमारी लेबर सप्लाई जो है वो इलास्टिक है, मतलब चेंज होती है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो चेंज होते हैं, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो हमारा जरूरी नहीं है ना कंप्लीट लेबर पे लगेगा। सिचुएशन कब अराइज होगी, जब हमारी लेबर सप्लाई इन इलास्टिक होगी, मतलब उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर हमारा 20% अगर है तो उसमें सिर्फ 1% ही लेबर सप्लाई में चेंज आ रहा हो, इतना कम चेंज आ रहा हो, तभी हमारा क्या करेगा, पूरा जो टैक्स ऑन वेज इनकम है वो किसके ऊपर आ जाएगी, पूरी कंप्लीटली लेबर पे आ जाएगी। क्योंकि सप्लाई तो चेंज हो ही नहीं रही, आप कुछ भी कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो उस पे कंप्लीटली आ जाएगा। अगर चेंज होती रहती है तो क्या होगा, सब पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना कुछ पार्ट। लेकिन अब चेंज नहीं हो रही तो सारा बर्डन किस पे आएगा, लेबर पे आएगा। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट, लेबर सप्लाई इज इन इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज। कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसकी डेवलपमेंट के लिए, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। इसमें हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है IDBI मींस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड हमारा क्या है, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड हमारा क्या है, NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और डी ऑप्शन क्या है हमारा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ऑप्शंस में से देख के क्या लगता है कि कौन सा करेक्ट होगा। पहला इंडस्ट्रियल पे है तो इसमें सारी लार्ज स्केल भी आ जाएंगी। बी हमारा है स्मॉल स्केल पे, तो बी हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी हमारा क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे है, तो ये भी नहीं हो सकता। हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट कौन करेगा, तो SIDBI ही इसमें से एक ऑप्शन हो सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है इंडिया का, वो सेटअप हुआ था होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसके अकॉर्डिंग इसकी सब्सिडरी है, ये इसका सब पार्ट है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था 1990 में। और इनका मेन मोटिव क्या था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। पहले एक बड़ा इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्रीज के लिए हुआ था, फिर उसकी एक सब्सिडरी बन गई स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। तो इनका मेन मोटिव क्या था, स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट हम क्वेश्चन क्या है हमारा, द जर्नल मेथड यूज टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया आर। जो हम जर्नली मेथड यूज करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से मेथड है। सबसे पहला है कलेक्टिव बार्गेनिंग, सब मिलके बार्गेनिंग करेंगे, सब मिलके अपनी बात रखेंगे। दूसरा है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, हम 110% हर बात पे उठ के जज के पास चले जाएंगे। थर्ड हमारा क्या है, एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब कि एक
किसी से कोर्ट में या लीगली किसी से सलाह लेने ना, मतलब एक फॉर्मल जजमेंट दे देना उस डिस्प्यूटेड मैटर पे। और थर्ड हमारा क्या है, डिसीजन बाय ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन जो होती है, जो लीडर्स होते हैं, वो मिलके उससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे। तो ये 4 मेथड है, हमें बताना है करेक्ट कौन सा मेथड है। करेक्ट मेथड कौन सा है हमारा, ऑप्शन देखते हैं। हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट या फिर थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारे ऑप्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारे। इसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंड सेटल कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। सबसे पहला है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे एम्प्लॉयज मिलके नेगोशिएट करते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर बाकी कंडीशंस कैसी है वर्कर की, ठीक है। और मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज्ड लेबर उन दोनों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और लेबर है उनके बीच में ही होगी बार्गेनिंग। लेबर ही तो मैनेजमेंट से कहेंगे कि हमारी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर दो या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव कर दो। सेकंड है हमारा मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब क्या होता है, मीडिएटर कोई जाके बात कर लेगा कि आप ये चीज इन चीजों में चेंज कर दो। थर्ड हमारा क्या है, कंसीलिएशन। कंसीलिएशन का मतलब क्या होता है, कंसीलिएशन का मतलब होता है कि मिलके कुछ डिसाइड कर लेना, कंसाइल कर लेना उस चीज पे, मतलब कि किसी को गुस्सा होने से रोकना, मींस स्टॉपिंग समवन बीइंग एंग्री। दो चीजों को बीच में एक मीडिएटर बनके उस चीज को सॉल्व कर लेना, उस मैटर को सेटल कर लेना, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़ा किए। और थर्ड है हमारा एडजुडिकेशन, मींस फॉर्मल जजमेंट ले लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग और एडजुडिकेशन गिवन है, मींस हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट है। अब कोड्स देख लेते हैं कि कोड्स कौन से हैं। फर्स्ट और थर्ड हमारा कोड है ऑप्शन डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन जो बेस्ड है एजर्शन और रीजन पे। हमारी एजर्शन क्या गिवन है, दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज हाई नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री दैट हैज डेवलप्ड रैपिडली मेनली ऑन इट्स ओन मेरिट्स इन इंडिया। अपनी खुद की मेरिट्स, अपनी खुद की एडवांटेजेस के कारण, अपनी हाई नॉलेज के कारण आईटी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुई है। और इसका रीजन क्या है, industries that is based on high knowledge does not need any significant support from the government। उनको कोई important support नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, लाइक सब्सिडी वगैरह नहीं चाहिए। nor there is much scope for outside interference, ना ही इसमें ऐसा कोई स्कोप होता है कि आउटसाइड से कोई इंटरफेयर करे इन इंडस्ट्रीज में। तो हाँ, इनकी मेरिट्स के कारण ये क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं, इनकी हाई नॉलेज के कारण ये डेवलप्ड हुए हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं हमारे, करेक्ट हैं। ए और बी दोनों ही करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं साथ साथ। सिंस द एंड ऑफ प्रीवियस मिलेनियम इंडिया हैज बीन एबल टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ अ मेजर प्लेयर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड इंडस्ट्रीज सर्विसेज। 1919 और 2000 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था सॉफ्टवेयर सर्विस में, वो $3 बिलियन से भी कम था। जो अगर हम बात करें 16-17 की, तो वो अब 100 मिलियन चला गया है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इतने की प्रोवाइड कर रही है 2016-17 से। और WTO ने इन्फॉर्म किया है दैट इन 2015 इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सर्विस वाज नियरली 16% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया है कि पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट का 16% इंडिया का ही एक्सपोर्ट हो रहा है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है कि हाँ, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी अपनी नॉलेज के बेसिस पे अपनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट कर पाई है विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एड्स। नेक्स्ट इज मैच सेबी विद द एप्रोप्रिएट आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हमें देखना है कि वो क्या काम करता है। पहला है रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, कि वो मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। मनी मार्केट को कंट्रोल करने वाला वैसे कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मनी को कंट्रोल करता है। सेकंड क्या है, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कि वो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करते हैं। थर्ड क्या है, रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट, कि वो कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में रेगुलेट करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। तो सेबी का मेन काम क्या है, सेबी क्या है,
एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो एस्टेब्लिश्ड हुई अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेबी एक्ट, जिसका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगर इन्वेस्ट कर रहा है कोई पर्सन सिक्योरिटीज में तो उसको उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्लस प्रमोट करना डेवलपमेंट को, और रेगुलेट करना किसको, सिक्योरिटीज मार्केट को, उससे रिलेटेड मैटर्स जो भी हैं वो भी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1988 में, जो सिक्योरिटीज मार्केट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, क्या प्रमोट करता है कि डेवलपमेंट हो किसमें, स्टॉक मार्केट में। और इसका मेन आइडिया क्या है कि अगर कोई गलत तरीके से इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना, उसको चेक करना, कोई भी माल प्रैक्टिसेस हो रही है, प्लस इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए थी, कभी कभी पूछ लेते हैं कि सेबी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, या बेसिकली उसका मेन आइडिया क्या है, क्या चेक करना है। तो रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन बिलो आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस गिविंग द स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के स्टेप हमें गिवन है, हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मॉनेटरी एक्सपेंशन, उसके बाद इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट में फॉल, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, फॉल ऑफ इंटरेस्ट, मॉनेटरी एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट इज स्टिमुलेटेड। थर्ड हमारा क्या है, मॉनेटरी एक्सपेंशन, फॉल ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इज स्टिपुलेटेड एंड देन इंडस्ट्री डेवलप्ड। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, फॉल ऑफ इंटरेस्ट, मॉनेटरी एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट इज स्टिपुलेटेड। अब आप लोग खुद एक थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होती है उसके क्या स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहले उस इंडस्ट्री में क्या चाहिए, मनी चाहिए। सबसे पहले वो एक्सपेंड करेगी तो उसका इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, फॉल होने के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज होगी, है ना, और देन फिर वापस से क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होंगी। अगर हम बात करें कि स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना या इंटरेस्ट को बढ़ाना, एंथुजियाज्म को बढ़ाना, डेवलपमेंट को बढ़ाना, अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे वो। सबसे पहले एक मॉनेटरी एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रेट गिरेगा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और फिर वापस से क्या होगी, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। मैं इंडिया का एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पैटर्न कैसा है। सबसे पहला फेस आता है कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनता है, उसके बाद सेकंड फेस आता है डिसलरेशन होती है, गिरती है, फिर इंडस्ट्रीज फिर से रिकवर करती है और फिर वो क्या करती है, डेवलप करती है जो डेवलप हुई थी 90s में। ऐसे ईयर लेके मैंने एग्जांपल दे रखे हैं आप लोगों को कि कैसे कैसे इंडिया का क्या पैटर्न है। तो वो ही पैटर्न होता है बेसिकली इंडस्ट्रीज का, है ना। सो ऑप्शन सी क्या है इसके अकॉर्डिंग, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट अंडर द पोस्ट 1991 इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, एलपीजी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, हमारे 5 ईयर प्लान बने थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही थी किसे। सबसे पहला है प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उन्हें कर रही थी। सेकंड क्या है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को कर रही थी। थर्ड क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को कर रही थी। या फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, पोस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो हर सेक्टर को प्रमोट करने की और उनको सपोर्ट करने की ही कोशिश कर रही थी, क्योंकि सबने स्टार्ट ही किया था इंटीग्रेट करना डिफरेंट वर्ल्ड से। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च हुई 1991 में, किसकी लीडरशिप में, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की लीडरशिप में। और उन्होंने क्या किया था इस टाइम पे, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया था, जो रिजर्व्ड सेक्टर उन्होंने कर रखे थे उनको ओपन कर दिया था फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट की थी, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया। इंडियन करेंसी को डीवैल्यू किया ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके, प्लस एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ भी इसे बोला गया है। तो इसको लेके कौन आए थे,
पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में हुआ था, 1991 में लॉन्च किया था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ लियोनटिव स्टैटिक मॉडल। जो लियोनटिव स्टैटिक मॉडल में इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी की बात की है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो बताती है। सबसे पहले है हमारी पेरोन फॉर्मियस रूट। सेकेंड ऑप्शन है हमारा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल शुड इक्वल द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डुअल ऑफ प्राइमल। थर्ड ऑप्शन है हमारा कोन टकर कंडीशन। और फोर्थ है हमारा हॉकिंस साइमन कंडीशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायबिलिटी का मतलब क्या होता है। वायबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क, कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो मतलब हमारी इकोनॉमी जो होनी चाहिए वो एक वाइबल कंडीशन में होनी चाहिए, काम करते रहने वाली कंडीशन में होनी चाहिए। थर्ड है नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी का मतलब हाउ यू इंटेंड टू डिलीवर अ प्रोडक्ट और सर्विस टू अ कस्टमर, कि आप किस तरीके से कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, किस कंडीशन ने बताया है कि ये बात क्या है, करेक्ट है लियोनटिव स्टैटिक मॉडल की जो है। एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसको बताने वाले थे हॉकिंस साइमन कंडीशन फॉर द वायबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। अब इसको समझते हैं हम कि इकोनॉमी में इन विच द इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे इनपुट की रिक्वायरमेंट कितनी है। और इसको एक्सप्रेस किया था एज ए सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन देके बताया गया था। अब डिटेल के लिए हम समझते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन को डिस्क्राइब किया गया या एक्सप्रेस किया गया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। अब सपोज करो एक इकोनॉमी में n नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं और ईच इंडस्ट्री जो है, हर एक इंडस्ट्री जो है वो एक सिंगल यूनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। तो मतलब जर्नलाइजेशन हो रहा है, सब सेम है पूरी इकोनॉमी में जो भी हो रहा है। देयर इज जर्नलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस, जैसा इनपुट लगाएंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। इसको क्या बोला गया, एक्टिविटी एनालिसिस बोला गया, जिसमें क्या है इंडस्ट्री में प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है और सम ऑफ विच कुड बी पोल्यूटेंट, और इनमें से कोई इंडस्ट्री पोल्यूटेंट भी हो सकती है। तो लेट करो द प्रोडक्ट इनपुट रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट बी एक्सप्रेस्ड एज NXN मैट्रिक्स ए। हमने क्या लेट किया कि इनपुट रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट को हमने एक्सप्रेस किया NXN मैट्रिक्स में, ए में। अब x को लेट करो दैट ये क्या है, n डायमेंशनल वेक्टर ऑफ आउटपुट। x जो है वो n डायमेंशनल वेक्टर है आउटपुट का, और f जो है वो n डायमेंशनल वेक्टर है किसका, फाइनल डिमांड का। हमने n नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज मानी थी ना, इसलिए n डायमेंशनल वेक्टर फाइनल डिमांड, n डायमेंशनल वेक्टर आउटपुट का। आउटपुट का हमने माना x और फाइनल डिमांड का माना हमने f। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट x, जो हम आउटपुट x निकाल रहे हैं तो कितनी अमाउंट बनेगी टोटल प्रोडक्शन की, ax बनेगी। उसके बाद इसको क्या बोला गया, इंटरमीडिएरी डिमांड, इंटरमीडिएरी डिमांड बोला गया। हमारी टोटल डिमांड कितनी मिली, ये ax बनी प्लस जो हमारी फाइनल डिमांड थी f वो बनी, तो ax प्लस f बनी। अब सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट जो है वो जस्ट ए वेक्टर ऑफ x होगा, एक x का ही वेक्टर होगा। हमने x को क्या माना था, डायमेंशनल वेक्टर ऑफ आउटपुट माना था ना, तो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट भी हमारा क्या निकलेगा, x। अब हम इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन पे होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब सप्लाई और डिमांड में इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मतलब हमारा जो x है, जो डायमेंशनल वेक्टर आउटपुट है, वो किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो यूज की गई है प्लस हमारी फाइनल डिमांड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हुआ प्लस हमारी जो फाइनल डिमांड है वो क्या बनेगी, हमारी आउटपुट, जो आउटपुट हमारा निकला है। तो ये इस मॉडल ने हमारा डिस्क्राइब किया था, हॉकिंस साइमन कंडीशन ने डिस्क्राइब किया था कि इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फिजिबल होनी चाहिए। सो ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट है।
I hope you find it helpful. If you like it, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.